अपनों से धोखा खाकर और मारा जाने के बाद हमारा हीरो 20 साल बाद फ्यूचर में एक कमजोर गरीब लड़के के जिस्म में जागता है। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे तब आता है जब उसे पता चलता है कि जिस गद्दार ने उसे मारा था आज लोग उसको नेशनल हीरो मान रहे हैं। टावर के पूरे ज्ञान से तैयार हमारा बंदा फिर से चैलेंज लेने का फैसला करता है, पूरी दुनिया को अपनी जबरदस्त टैलेंट से हिला देने के लिए। क्या वो अपना बदला ले पाएगा और कौन कौन सी मुश्किलें उसके रास्ते खड़ी हैं? आओ आज की कहानी में देखते हैं। टावर के 8वें फ्लोर पर, जो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ जैसा था, वहां एक बहुत बड़ा नाइट्स का सेना आई थी जो तेज आंधी बर्फ को काटकर आगे बढ़ रही थी। उनका नेता एक ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी था। लीडर ने अचानक हाथ उठाया और सबको रुकने का हुक्म दिया, ये बोलते हुए कि आज वो फिर से यहां इसलिए जमा हुए हैं ताकि 8वें फ्लोर के गार्डियन को गिरा सकें। यह लीडर काजुकी था, ब्लू जोन गिल्ड का मास्टर और रैंक में 6ठा नंबर। काजुकी ने अपने सोल्जर्स को सख्त वार्निंग दी कि जॉइंट रेड का मतलब ये मत समझना कि सब आसान होगा, क्योंकि अगर ये रुकावट पार न हुई तो 9वें फ्लोर तक पहुंचना सिर्फ सपना बन जाएगा। तब काजुकी ने बर्फ के बीच एक ग्रुप को आते देखा। बहुत ही शानदार फाइटर्स दिख रहे थे, जिन्हें एक अलग ही ऑरा और नीली आंखों वाला बंदा लीड कर रहा था। ये नया आया हुआ बंदा था सुबारू नारुकामी, ब्लू आइज गिल्ड का मास्टर और रैंक में नंबर 1, जो गोल्डन डिटेल्स वाले मास्क से अपना चेहरा छुपाए हुए था। काजुकी ने सुबारू का गर्मा गर्मी से स्वागत किया और सुबारू ने देर से आने की माफी मांगी, पर काजुकी ने हंसी मजाक में उससे सुधारा कि असल में सुबारू ही सबसे पहले पहुंच गया था। सुबारू ने पूछा कि इस बार मुरुम अलायंस का क्या रोल है। काजुकी ने हल्का सा ताना मारते हुए बोला कि सुबारू ही अटैक लीड करेगा, क्योंकि मुरुम अलायंस तो सिर्फ बचा कुचा लूट लेने आती है। सुबारू ने ये सब इग्नोर किया और हाथ बढ़ाकर काजुकी को एक लेजेंडरी आइटम दिया, जिसका खास इफेक्ट ये था कि थकान लिमिट तक पहुंचते ही आदमी की आधी स्टैमिना तुरंत वापस आ जाती है। काजुकी ये देखकर हिल गया। सुबारू ने सीरियस होते हुए बोला कि इस रेड को हर हालत में सक्सेसफुल बनना ही है, पर फिर भी ये आइटम काजुकी इमरजेंसी के लिए रख ले। काजुकी ने शांत आवाज में पूछा कि क्या सुबारू इस फाइट के बाद ब्लू लैंड वापस जाना चाहता है, और बोला कि तब वो आइटम वापस ले लेना, जिस पर काजुकी चुप हो गया और उसकी आंखों में हल्का सा एहसास दिखने लगा। सुबारू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि अगर वापस नहीं जाना चाहे तो वो आइटम अपने पास रख लेना। अचानक दोनों ने महसूस किया कि एक भयानक प्रेशर उनकी तरफ आ रहा है। एनिमी एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ गया था। 8वें फ्लोर का गार्डियन अपने बहुत बड़े बदन के साथ तूफान के बीच सामने आ गया। काजुकी जोर से चिल्लाया कि सब लोग तुरंत बैटल पोजीशन में आ जाओ। दुश्मन ने अपनी असली शक्ल दिखाई, एक जिसके कई सर थे और जिसके आसपास बिजली जैसी ऑरा चमक रही थी। सुबारू ने उसे घूर कर देखा और घिन से बोला कि ये बड़ा ही बदसूरत है। तभी उसके हाथ के आसपास काली और सुनहरी एनर्जी जमा होने लगी। सिस्टम मैसेज पॉप हुआ कि उसके शरीर में लाइटनिंग एनर्जी बह रही है। सुबारू ने फुल कॉन्फिडेंस में बोला कि आज इस मॉन्स्टर का अंत होने वाला है। तभी ड्रैगन ने अपने कई मुंह से एक तबाह कर देने वाला अटैक चार्ज किया। काजुकी चीख उठा कि सब लोग ब्रेथ अटैक से बचकर कवर ले लो, पर सुबारू बिना डरे आगे बढ़ता रहा। अपनी तलवार निकालते हुए बोला कि कवर लेने की जरूरत नहीं। काजुकी हिल गया और समझ नहीं पाया कि सुबारू क्या करने वाला है। अगले ही पल सुबारू ने बहुत तेज और खतरनाक तलवार का वार किया। वो वार हवा को फाड़ता हुआ सीधा ड्रैगन के अटैक से टकरा गया, जिससे इतना बड़ा धमाका हुआ कि मॉन्स्टर का पूरा अटैक हवा हो गया और जमीन पर एक दरार सी बन गई जो बैटलफील्ड को 2 हिस्सों में बांट रही थी। काजुकी ने शॉकवेव से बचने के लिए अपने आप को उसके पीछे छुपा लिया, पर मुस्कुराते हुए बोला कि ये बूढ़े का स्टाइल कभी नहीं बदलता। पीछे सुबारू की टीम पूरी हैरान रह गई। विच ने ट्रेनिंग के रिजल्ट्स को तारीफ दी, जबकि एक फाइटर ने शिकायत की कि वो एक कदम लेट हो गया और पहला वार मारने का मौका चूक गया। एक लड़की ने पूछा कि सुबारू ने थोड़ी देर पहले काजुकी को क्या दिया था, तो सुबारू ने हल्का मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना बोला कि वो बाद में पता चल जाएगा। फिर सुबारू मुड़के वो अपनी टीम से उनकी तैयारी पूछ रहा था और जोर से बोल रहा था कि अब वक्त आ गया है उस साले ड्रैगन को खत्म करने का। सब लोग अपने हथियार लेकर तैयार खड़े थे ताकि ये 8वां फ्लोर, जो मुश्किल में बिल्कुल जहन्नुम जैसा लग रहा था, तोड़कर आगे बढ़ सकें। काजुकी पीछे से सब कुछ चुपचाप देख रहा था। फिर उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आई और वो हल्की आवाज में बोल पड़ा कि ये सब लोग कितने अच्छे से दिखावा करते हैं, जैसे बिल्कुल करीबी दोस्त हों। तभी सोल्जर्स के कैप्टन ने काजुकी को बताया कि सब ट्रूप्स बिल्कुल प्लान के हिसाब से पोजीशन में हैं। काजुकी ने उसकी तारीफ की और बोला कि अब उन्हें भी चलना चाहिए। उसका मास्क्ड असिस्टेंट तुरंत जवाब देता हुआ बोला कि काजुकी को बैटल में गुड लक हो। काजुकी के लोग बहुत ही सस्पिशियस स्पीड से मूव करने लगे और हीलर जो स्टाफ पकड़े हुए था वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। फिर बिल्कुल अफरा तफरी मच गई और सब लोग उस बड़े ड्रैगन से टकरा गए जो पूरी अरीना को अपनी दहाड़ और अटैक से हिला रहा था। तेज चल वाली लड़की फाइटर आगे बढ़कर सबको डांट रही थी कि एनर्जी मत बचाओ, फुल पावर में अटैक करो। फिर उसने बीस्ट की बॉडी को हल्की सी कट दिया और मजे से बोला कि ये तो बस एक छोटा सा वॉक जैसा है। उधर आइस मेज प्रेशर और टेंशन की इंटेंसिटी को लेकर बर्ताव कर रहा था कि ये बैटल कितना हैवी लग रहा है। लड़ाई के बीच एक वॉरियर जो लाल एनर्जी से घिरा हुआ था आगे कूदकर बोलता है कि देखो भाई, हम सब बेट लगाते हैं कि कौन ड्रैगन को सबसे ज्यादा डैमेज देगा, और वो सीधा एक जबरदस्त मार लेता है। तोशिया ने बिना सोचे एक्सेप्ट की, ये कंडीशन रखते हुए कि जो हारेगा वो डिनर खिलाएगा।
फिर वो अपनी तलवार के साथ जबरदस्त स्पीड में कूदकर ड्रैगन की बॉडी पर वार करता है। एक ही झटके में उसने ड्रैगन का एक सर अलग कर दिया और चीखकर शीनो को बोला कि संभल जा, ड्रैगन का सर तेरी तरफ गिर रहा है। शीनो ने उससे कहा कि टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगी, बस अपना अटैक जारी रख। फिर उसने एक बहुत बड़ा गुलाबी मैजिकल शील्ड बनाया और ड्रैगन का गिरता हुआ सर रोका, सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोलती हुई कि डिफेंस तो मेरा काम है। तभी उस वक्त कजुकी अचानक शीनो के पीछे आ गया। उसका नाम धीरे से बोलते हुए ठंडी आवाज में पूछता है कि क्या ये भी रोक पाएगी। शीनो शौक में जम सी गई। अगले ही सेकंड कजुकी ने बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार उसकी पीठ में घुसा दी। तलवार सीधे उसके सीने से निकल गई और वो बोर होते हुए बोल रहा था कि उनकी ओवर कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सुबारू ने पलटकर हिलती हुई आवाज में शीनो का नाम पुकारा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। शीनो खून से लथपथ सीधी कजुकी के पैरों के पास गिर गई, बिल्कुल जान से खाली, और कजुकी एक डरावनी मुस्कान के साथ उसके ऊपर खड़ा था। खून से भीगा कजुकी पागल हंसी के साथ सुबारू की तरफ देखकर बोला कि अभी नजर हटाने का टाइम नहीं है। सुबारू बिल्कुल जम गया, समझ ही नहीं पाया कि कजुकी ने धोखा क्यों दिया। तभी ड्रैगन ने सुबारू को अटैक किया और उस मोमेंट में सुबारू को वो वक्त याद आया जब सिस्टम मैसेजेस पहली बार आए थे, जिसमें टावर ने उनका चुनाव किया था और ऑर्डर दिया था कि टावर चढ़ो, तैयार हो जाओ, क्योंकि एक नया आरंभ आ रहा है। ये टावर का पहला मैसेज था जो स्पेस में एक बड़े शैडो की तरह दिखा था। तब पता नहीं था कि ये एक अजाब है या एक वरदान। आज तक भी वो मैसेज एक अजीब पहेली बना हुआ है जिसका असली मतलब कोई नहीं समझ पाया, पर सब उसके हुक्म को मानना मजबूरी होता जा रहा था। इसलिए सब लोग टावर की चोटी तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। अलग अलग डायमेंशंस जैसे अर्थ, मुर्म और पता नहीं कितने दुनियाओं से लोग अपनी अपनी मिशंस लेकर टावर चढ़ते जा रहे हैं। पर हकीकत बहुत ही कठोर थी, क्योंकि सीन एक खौफनाक कत्लेआम में बदल गया जहां सुबारू के साथियों की लाशें चारों तरफ पड़ी थीं और वो अकेला खून के बीच खड़ा था। तेज तेज सांस लेते हुए सुबारू ने आसपास देखा को हराने के बाद और दिल में अपने साथियों को डांट रहा था कि वो भागे क्यों नहीं, जबकि उसने उन्हें ऑर्डर दिया था। उसे अफसोस हो रहा था कि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। वो थककर बीस्ट की लाश के सामने बैठ गया, जिस मॉन्स्टर को हराना इम्पॉसिबल बोला जाता था, और आज वो काम उन्होंने कर लिया था। पर इस जीत का कोई मजा नहीं था, क्योंकि उसके दोस्तों की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। वो दर्द से बोल पड़ा कि तुम सब कितने बड़े बेवकूफ थे, मैंने तुम्हें मरने की परमिशन अभी दी ही नहीं थी। सिस्टम अलर्ट्स एक के बाद एक पॉप हो रहे थे, बताते हुए कि स्टेटस की वजह से नेचुरल रिकवरी बंद हो चुकी है और इंडेक्स क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गया है। सुबारू सोच रहा था कि अगर वो वापस लौट भी गया तो क्या होगा, क्योंकि सिस्टम स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा था कि 100 पर पहुंचते ही पक्की मौत है। तभी उसकी आंखों में गुस्सा और हिम्मत की आग जल उठी। तभी कजुकी ठंडी सी चाल में उसके पास आया और उसे जैसे टाइटल से ताना मारकर तारीफ करता हुआ बोला। सुबारू हैरान होकर पूछने लगा कि आखिर कजुकी ने यह गद्दारी क्यों की। सुबारू ने जोर से चीखकर उससे सीधा सीधा जवाब मांगा। कजुकी उसके बिल्कुल पास आया और बोला कि वो पिछले 10 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा था और सुबारू ही वो बंदा है जो सबसे अच्छा तरह से इस बात को समझ सकता है। कजुकी और पास झुककर एक जहरीला सा स्माइल देता हुआ बोला कि यही एक तरीका था जिससे वो सुबारू को हरा सकता था। उसने जबरदस्ती मान लिया कि उसने जानबूझकर सुबारू का ध्यान भटकाया और ब्लू आइज गिल्ड के साथियों को इस्तेमाल किया ताकि सुबारू का फोकस टूट जाए, वरना वो सब उसके रास्ते में बड़ी दीवार बनकर खड़े होते। कजुकी ने पुरानी भड़की हुई नफरत निकालते हुए चीख चीख कर बोला कि सुबारू ने उसे जो कुछ दिया, इज्जत, मदद, साथ, सबने उसके दिमाग को पागल सा बना दिया और वह दोस्तों से ज्यादा दुनिया को चुन रहा है। फिर वो थोड़ा पीछे हटा और नकली दुख वाला चेहरा बनाकर बोला कि अब सबका आ गया है, इस नतीजे से कोई नहीं बच सकता। कजुकी ने निकाला और मजाक उड़ाते हुए बोला कि अब उसे इससे वापस लेने की जरूरत ही नहीं है जैसे पहले बोला था, क्योंकि शोड और फ्रूडा दोनों के हिसाब से ब्लू आइज गिल्ड अपनी लीडर की मौत के साथ ही खत्म हो जाएगी। जाते हुए उसने सुबारू से ठंडी आवाज में बोला कि उदास मत हो, हिस्ट्री बुक्स में तो तू हीरो ही रहेगा, भले ही तू खुद देख नहीं पाएगा। सुबारू ने खून से भीगे चेहरे के साथ एक तंज भरी हंसी दी और बोला कि कजुकी हमेशा वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, बिल्कुल आखिरी पल तक। अपनी जिंदगी बच नहीं सकती, ये जानते हुए भी सुबारू ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने बचे हुए स्किल्स एक्टिवेट कर दिए। कजुकी हिल गया और गुस्से में पलटकर चीखने लगा, क्योंकि जो वो देख रहा था वो उसके लिए नामुमकिन था। सुबारू दोबारा खड़ा हो गया था, हाथ में वो पकड़े हुए जो जबरदस्त हवा पैदा करता है। सुबारू ने फैन को जोर से हिलाया और बोला कि इसमें अभी भी चार्जेस बचे हुए हैं, पर कजुकी को कुछ बताने से उसने इनकार कर दिया। उसकी चमकती आंखों में साफ दिख रहा था कि वो फैन के बचे हुए 4 इस्तेमाल से पूरा गेम पलटना चाहता है। सुबारू को अपनी गिल्ड के बचे हुए 4 लोग याद आए जो उसके पीछे गिरे हुए थे और उसने हवा की जबरदस्त पावर से उन्हें बैटलफील्ड से बहुत दूर उड़ा दिया ताकि उनकी जान बच जाए, उन्हें चीख कर बोलता हुआ कि अपनी जिंदगी बचाओ। कजुकी को प्लान समझ आ गया तो वो घबराहट में अपने सोल्जर्स पर चिल्लाकर बोला कि उनके पीछे जाओ, एक को भी मत बचने दो। मुरुम फाइटर्स तुरंत भाग पड़े ऑर्डर पूरा करने, पर सुबारू उनके सामने एक मजबूत दीवार के जैसे खड़ा हो गया, अपने हाथ में लाइटनिंग का गोला बनाते हुए, और सबको वहीं रोक दिया कि पहले उससे लड़ना पड़ेगा। इंडेक्स 95 तक पहुंच गया और आसमान गरजने लगा।
दिखाते हुए कि केस किल का वक्त खत्म होने वाला है। एक भीषण सुनहरी बिजली का स्तंभ आसमान से गिरा और पूरी अरीना को बिजली की जहन्नुम में बदल दिया। काजुकी उसे देखकर टेंशन और गड़बड़ाहट में हंसा और बोला कि ये बंदा कितना जिद्दी है, हार मानता ही नहीं। 96 तक चढ़ चुका था। तब सुबारू अपने हथियार के साथ आगे कूद पड़ा, एक डरावनी ऑरा से घिरा हुआ, सोचता हुआ कि आखिर काजुकी ने इन सोल्जर्स को किस चीज का वादा किया होगा जो ये पागल होकर उस जैसे भयंकर मॉन्स्टर का सामना कर रहे हैं। सुबारू एनिमीज के बीच खड़ा होकर उन्हें वार्निंग देता है कि इस अटैक की कीमत उनकी जिंदगी होगी। चमकती आंखों और घाव से भरे शरीर के साथ वो सख्त अंदाज में बोलता है कि अब इस बैटलफील्ड से कोई तब तक नहीं हिलेगा जब तक मैं इजाजत न दूं। सोल्जर्स को समझ आ गया कि अब ये जिंदगी मौत की बात बन चुकी है, तो वो चीखते हुए अपने हथियार लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़े कि अब फुल पावर में ही लड़ना पड़ेगा। सुबारू उनके अटैक्स को बड़ी स्किल से रोक रहा था, अपनी स्पीयर से उनकी तलवारें ब्लॉक करते हुए, और खुद से बोल रहा था कि ये लोग वैसे नहीं हैं जो ऐसे ही हार जाएं। पर उसकी असली चिंता ये थी कि अगर काजुकी ने बीच में हस्तक्षेप किया तो पूरी फाइट पलट जाएगी। लड़ते लड़ते उसे थोड़ा सुकून मिला कि उसके साथी काफी दूर तक पहुंच गए हैं, पर सबसे बड़ा खतरा का था जो 97% तक चढ़ गया था। सुबारू को पता था कि ये फाइट ज्यादा देर नहीं चल सकती। उसने एक सोल्जर का अटैक रोका और 98% तक पहुंच गया, पर तब भी वो पूरी ताकत से लड़ता रहा। चाहे दर्द पूरे जिस्म को कस रहा था, तभी अचानक एक इतना जोर का वार लगा कि सुबारू लड़खड़ा गया और सोल्जर्स को मौका मिल गया कि वो उस पर टूट पड़े। चारों तरफ से तलवारें उस पर बरसने लगी और खून हवा में उड़ता हुआ सोल्जर्स की चीखों के साथ बिखर गया। सोल्जर्स खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगे, समझते हुए कि उन्होंने नामुमकिन काम कर दिया, सुबारू नारुकामी को मार दिया। लेकिन उनकी हैरानी के बीच सुबारू की आवाज गूंज उठी, पूछते हुए कि उन्होंने अभी किस बंदे को मारने का दावा किया है। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। फिर एक धमाका हुआ और सुबारू के जिस्म से बिजली की तेजी से एनर्जी फूटी, जो उसके आसपास के सोल्जर्स को झटके से हवा में फेंक गई जैसे वो खिलौने हों। अटैकर्स की लाशें उसके चारों तरफ गिर गए और सुबारू थकान से घुटनों पर गिर पड़ा। बचे हुए सोल्जर्स डर के मारे पीछे हट गए, फुसफुसाहट करते हुए कि ये आदमी तो असली मॉन्स्टर है, गिरता है पर मरता नहीं। काजुकी दूर से ये सब देख रहा था, ठंडी सी स्माइल के साथ मजाक उड़ाते हुए कि सुबारू का जमाना ऐसे आसानी से खत्म नहीं होने वाला। इसी वक्त इंडेक्स 99% तक पहुंच गया और लाल वार्निंग आई कि 100% पर सीधी मौत होगी। सुबारू ने अपनी बची कुची ताकत जोड़ी और काजुकी से बोला कि तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आखिर में जीतने वाला हमेशा मैं ही होता हूं। एक जोरदार चीख के साथ अपनी जीत का ऐलान करते हुए सुबारू ने अपनी आखिरी स्पीयर फेंक दी। बिजली से घिरी हुई वो स्पीयर पागल स्पीड से होते हुए सीधा टारगेट की तरफ दौड़ी। काजुकी का जूल हाथ में पकड़े खड़ा था, पूरी तरह श्योर कि उसकी जान बची रहेगी, और उसने सुबारू को तंज भरी देनी शुरू की। लेकिन उसका मुंह तभी बंद हो गया जब स्पीयर सीधा जूल पर लगी और उसे चौकना करते हुए तोड़ दिया। उसकी बचने की पूरी प्लान एक पल में तबाह हो गया। सुबारू की होश की रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ती गई, पर उसने दिल में तसल्ली से कहा कि आखिर में जीत उसकी ही हुई। चाहे उसका हाल कितना भी दर्दनाक था, चाहे वो काजुकी को गिरते हुए देख नहीं पाया, उसका आखिरी वार बिल्कुल सही जगह लगा था। अंधेरे में डूबी होशाली के बीच सुबारू ने हैरानी से सोचा कि अब उसका क्या होगा, क्या वो हमेशा के लिए इस खाली अंधेरे में अटका रहेगा। तभी एक बदबू उसकी सांसें छीनने लगी और एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गई। उसने आंखें खोली तो अपने आप को एक गंदे मेटल के अंदर पड़ा हुआ पाया, एक गंदगी से भरी गली में। डर के मारे पूछने लगा, क्या ये जहन्नुम है? उसके सामने एक ब्लू स्टेटस स्क्रीन आई जिसमें लिखा था सुबारू होसोए 1। वो उसे देखकर बिल्कुल शॉक में जम सा गया। तभी कुछ यादें उभरने लगी। कुछ लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे, कहते हुए कि वो एक है जिसके बहुत ही कमजोर हैं। उनके लिए ये बात बड़ा अपमान था और वो उसे तुच्छ नजर से देखते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे, याद दिलाते हुए कि कम से कम लेजेंडरी सुबारू नारुकामी का आधा बंदा बनने की कोशिश तो कर ले जो 20 साल पहले था। सुबारू हिल गया जब उसके दिमाग में एक आवाज घूमी जो उसकी 20 साल पहले वाली मौत का जिक्र कर रही थी। वो पास के शीशे में अपना चेहरा देखने लगा और शौक से समझ गया कि ये जिस्म उसका असली जिस्म नहीं है। डर और भरोसा न करने वाली हालत में उसने सोचा कि क्या वो कोई बुरा सपना देख रहा है। फिर घबराकर वो उसे छलांग लगाकर बाहर निकला और जमीन पर गिर गया, जोर जोर से सांस लेता हुआ। उसने देखा कि उसके पास एक टैबलेट डिवाइस पड़ा हुआ है। उसने समझा कि ये एक है जिससे वो ये सब समझ सकता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो वो जल्दी से ब्लू आइज गिल्ड को सर्च करने लगा। रिजल्ट्स आए जिनमें ब्लू जोन को उसका सक्सेसर बताया गया, पर साथ ही सवाल उठ रहे थे कि गिल्ड इतनी कमजोर क्यों हो गई जबकि वो सुबारू नारुकामी की विल को लेकर चल रही है। न्यूज स्क्रॉल करते करते उसकी नजर एक स्टेटमेंट पर गई जो गिल्ड मास्टर काजुकी ने दिया था, कहता हुआ कि वो आने वाले टूर्नामेंट में जीत जाएगा। सुबारू बोल पड़ा कि ये तो नामुमकिन है। उसने फोटो देखी जिसमें काजुकी का काफी बूढ़ा हो चुका चेहरा था, एक लगा हुआ। वो हिल गया समझकर कि वो गद्दार उस जंग में मरा ही नहीं। तभी उसकी यादें उसे वापस ले गईं एक रात की तरफ, जब वो काजुकी के साथ एक बिल्डिंग की छत पर बैठा था और काजुकी उसे बता रहा था कि वो शुरुआत से दुश्मन नहीं थे और उसकी दिल की इच्छा थी कि वो ब्लू आइज गिल्ड छोड़ दे। सुबारू उस फैसले से हैरान था, खासकर जब काजुकी ने उससे कहा कि वो बाकी लोगों को उसकी तरफ से ये बात बता दे। सुबारू उसे अपना करीबी दोस्त मानता था,
पर काजुकी ने सिर्फ इतना कहा कि वो बाद में सब समझ जाएगा। और तब काजुकी ने वादा किया था कि चाहे वो चला भी जाए, सुबारू का साया बनकर हमेशा उसके पीछे खड़ा रहेगा। लेकिन किस्मत का मजाक देखो, सालों बाद काजुकी ने एक गिल्ड खड़ी की। सुबारू वापस रियलिटी में आया और थोड़ा सार्कास्टिक तरीके से सोचा कि ये कैसा शैडो है जो अपने गिल्ड का नाम ब्लू जोन रख दिया, माइनस वो भी वही नाम जिसके ऊपर वो दोनों पहले मजाक करते थे। सुबारू को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा अभी तक 20 साल बाद भी सिर्फ 9th फ्लोर पर अटका हुआ है, मतलब इतने सालों में कोई खास काम ही नहीं किया। वो सड़क पर चल रहा था और न्यूज स्क्रॉल कर रहा था, तभी सर्च एक बड़ी सी बिल्डिंग की फोटो पर रुक गई जिसके सामने लिखा था सुबारू नारुकामी मेमोरियल हॉल। ये देखते ही वो हिल पड़ा। फिर वो बिना सोचे समझे सीधा वहां पहुंच गया, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा है वो सच है। बिल्डिंग उसकी सोच से ज्यादा बड़ा, ज्यादा शानदार और ज्यादा रॉयल निकला। अंदर जाते ही उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सी उसकी फोटो हॉल के बीच में लगी हुई है। ये देखकर उसके दिल में कड़वाहट भर गई कि आखिर इस तरीके से उसे याद रखने का क्या मतलब। आगे बढ़ते हुए उसने अपनी तस्वीरें, स्टैच्यूज और अलग अलग डिस्प्ले देखे और वो ये सोचने लगा कि काजुकी का असली इरादा क्या था। फिर उसके कानों में वो मीठी मीठी तारीफ वाली लाइंस पड़ने लगी जिसमें उसे रोल मॉडल, ब्लू आइज गिल्ड का हीरो और टावर के टॉप के सबसे करीब पहुंचने वाला बंदा बताया गया था। कह रहे थे कि ये जगह उसकी और उसके साथियों की यादों को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए बनाई गई है। ये सब सुनकर उसके अंदर गुस्सा फिर से भड़क गया। तभी उसके सामने एक बड़े स्क्रीन पर काजुकी का ओपनिंग सेरेमनी का रिकॉर्ड चालू हो गया। काजुकी फॉर्मल सूट में नकली इज्जत वाला स्माइल देकर अनाउंस कर रहा था कि सुबारू और ब्लू आइज गिल्ड अब एग्जिस्ट नहीं करते और ब्लू जोन ही उनका असली वॉरिस है। ये सुनते ही सुबारू का पूरा जिस्म गुस्से से कांप गया और उसने चीख के बोला, जैसे काजुकी सुन सकता हो, चुप हो जा। सुबारू को काजुकी से इतनी नफरत महसूस हुई कि लगता था वो सिर्फ उसे मारना ही नहीं चाहता था, वो उसकी यादों को भी लूटकर अपना नाम बना रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो अब काजुकी का उस झूठे हिस्ट्री को हमेशा के लिए फाड़ देगा और सच को फिर से लिखेगा। वो आगे बढ़ा और काजुकी के होलोग्राम के सामने खड़ा होकर उसे आंखों में देखते हुए बोले, जैसे कह रहा हो, अब और नहीं, मैं इस झूठ को दोबारा लिखूंगा, किसी भी हालत में तू मुझे मैनिपुलेट नहीं करेगा। जब वो ये सब सोच रहा था तभी एक छोटा सा लड़का पीछे से टकरा के गिर गया। सुबारू ने तुरंत उसे उठाया और पूछा कि ठीक हो, लेकिन जैसे ही लड़के ने अपना चेहरा उठाया, सुबारू बिल्कुल जम गया, क्योंकि बच्चे के चेहरे पर उसका पुराना मास्क था। तभी उस लड़के के माँ बाप भागते हुए आए और अपने बेटे मिनातो को चेक करने लगे। सुबारू ने उन्हें रिएश्योर किया कि बस हल्का सा टक्कर था, लेकिन उसके पैर जम गए थे, क्योंकि उसने देखा कि ये माँ बाप और उनके आसपास की पूरी भीड़, सब लोग उसका वही पुराना मास्क पहने हुए थे। वो होश हवास खोकर आसपास देखने लगा। लोग मास्क को पैरों के पास रखे हुए, हाथ में पकड़े हुए, सर झुकाए हुए खड़े थे, जैसे कोई पवित्र सेरेमनी हो। सुबारू को उस वक्त काजुकी के वो सार्कास्टिक वर्ड्स याद आ गए, चाहे तू मर भी जाए, तू हमेशा हिस्ट्री का अमर हीरो रहेगा। आज वो बात उसके सामने जिंदा होकर खड़ी थी और कितनी गंदी झूठ थी। उसकी नजर फिर एक बड़ी सी तस्वीर पर गई। उसका चेहरा, उसका मास्क और आसपास महंगे फूल और कैंडल्स लगाकर एक बड़े शोक सभा जैसा सीन बनाया गया था। ये देखकर सुबारू समझ गया कि ये सब कोई सच्चा सम्मान नहीं, ये सिर्फ काजुकी का एक ढोंग था जिससे वो ब्लू आइज का पूरा नाम लूट रहा था। जब वो फूलों की भीड़ को देख रहा था तब एक जाने पहचाने नीली रोशनी का छोटा सा झलक उसके नजर में आया। सुबारू बिना सोचे समझे भीड़ को जोर से धक्का देकर आगे बढ़ने लगा। लोग चीखते रहे कि संभल के जाओ, रुक जाओ, बट सुबारू किसी की नहीं सुन रहा था। आखिर वो आगे की लाइन तक पहुंच गया। वो घुटनों के बल झुककर ऑल्टर के पास गया, फूलों को हटाया और एक खास नीला फूल उठाया जिसमें हल्की सी ब्लू एनर्जी चमक रही थी। उसने उसे देख के धीरे से कहा, शिगुरु आसागिरी। उसी वक्त थोड़ा दूर एक बिल्डिंग की छत पर दो लोग भीड़ को देख रहे थे। उनमें से शिगुर ने धीरे सांस छोड़ी और बोला कि इस साल भी बिना किसी मुश्किल के काम निपट गया। उसका साथी थोड़ा चिढ़ा हुआ बोला कि ये दोनों कितने केयरलेस हैं, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो ब्लू जोन गिल्ड के लोगों से टकराव हो जाता। साथी ने थक कर पूछा कि ये रिस्क हर साल क्यों उठाना पड़ता है, हर साल आकर फूल चढ़ाना जरूरी क्यों, इमरजेंसी के केस के लिए। शिगुरु नीचे देखते हुए अपनी सीधी सी उम्मीद बोल रहा था कि कभी न कभी सुबारू उसके दिए हुए फूल नोटिस करेगा। उसके साथ वाली ने इस बात पे डाउट किया और सीरियसली पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि सुबारू अभी जिंदा है। तो उसने जवाब दिया कि जब तक उसने अपनी आंखों से सुबारू की लाश नहीं देखी वो उसकी मौत नहीं मान सकता। लड़की ने दर्द भरी रियलिटी के साथ बोला कि अगर वो जिंदा होता तो काजुकी उन्हें पहले ही ढूंढ लेता, और गुस्से में ये भी बोला कि अगर सुबारू जिंदा होता तो वो उन्हें 20 साल तक ऐसे वेट और देखते रहने के लिए कभी नहीं छोड़ता। तब सुबारू बिल्डिंग से जल्दी बाहर निकला, हाथ में फूल पकड़े हुए हाँप रहा था और अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि शिगुर अभी भी जिंदा है। सीन बदलकर सुबारू के छोटे और उदास कमरे में आता है, जहां वो बेड पर बैठकर अपना टैबलेट स्क्रॉल कर रहा था और जिस बॉडी में वो आया था उस बंदे की गरीबी का मजाक उड़ा रहा था।
सर्च रिजल्ट्स में ब्लू आइज गिल्ड का कोई भी निशान नहीं मिला, लेकिन उसके सामने रखा फूल शिगुर के जिंदा होने का जिंदा सबूत था। उसने समझा कि शिगुर जिंदा है, बस पिछले 20 साल से छुपकर और अंडरकवर जी रहा है। सुबारू ने दिमाग लगाकर नतीजा निकाला कि उनके गायब होने के पीछे काजुकी ही वजह है, क्योंकि काजुकी के नेचर को जानता था वो, और उसे पता था कि वो सच का कोई भी विटनेस जिंदा नहीं छोड़ता। शांति से जीते हुए उसने पिछली लड़ाई के दौरान हुए बड़े ब्लास्ट का पल याद किया और सोचा कि क्या सिर्फ शिगुरी ही बचा था या हवा ने चारों को बचा लिया था। तब सुबारू को अपनी करंट सिचुएशन की सच्चाई समझ आई। जब तक काजुकी जिंदा है और कंट्रोल में है, अपने पुराने साथियों से कांटेक्ट करना सीधा मौत को बुलाना होगा। उसने खिड़की की तरफ देखा और अपनी कमजोरी और लाचारी को माना, और यह भी समझा कि जबरदस्ती बीच में घुसना उसे सिर्फ मौत ही देगा। उसने अपने हाथों को देखकर पक्का इरादा किया और डिसाइड किया कि सबसे पहला और जरूरी स्टेप उसकी खोई हुई पावर वापस पाना होगा। सुबारू होसोई की यादों के बेस पर 2 दिन की तैयारी गुजरी और आखिरकार प्लेयर्स को क्वालिफाई करने वाली प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग फेज शुरू हुई, जहां सुबारू अपनी तलवार पकड़कर खड़ा था। उसने ब्लेड को पूरे फोकस और पक्के इरादे के साथ देखा और खुद से बोला कि जिंदा रहना ही उसका इकलौता गोल है। जब तक सब जिंदा हैं, दोबारा मिलना कभी भी मुमकिन है। सीन टेस्ट हॉल में शिफ्ट होता है, जो एक शानदार रोमन एम्फीथिएटर जैसा लग रहा था, जहां बड़ा सा सुपरवाइजर हुगा सख्त और बोर नजरों से पार्टिसिपेंट्स को देख रहा था। एक पार्टिसिपेंट मॉन्स्टर को मारने के बाद बुरी तरह हाँप रहा था, तो हुगा ने ठंडे टोन में बोला कि वो मुश्किल से सक्सीड हुआ है, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। सुपरवाइजर ने उससे पूछा कि क्या वो नेक्स्ट स्टेप ट्राई करना चाहता है जब वो थकान से हाँप रहा था। तब एक सिस्टम विंडो आई जिसमें बताया गया कि हर एक्स्ट्रा स्टेप के साथ गॉब्लिन्स की गिनती एक बढ़ती है और रिवॉर्ड भी बढ़ता है, जिससे पार्टिसिपेंट डर गया। उसने पीछे हटकर चीखते हुए सीधा मना कर दिया, क्योंकि एक साथ 3 गॉब्लिन्स का सामना करना उसके लिए पूरी पागलपन वाली बात थी। हुगा उसकी चीखने से इरिटेट हो गया और उसे फेल करने की धमकी दी। इस पर पार्टिसिपेंट ने भीख मांगी और बोला कि करंट स्टेज में वो पक्का सक्सीड हो चुका है। हुगा ने गॉब्लिन की लाशों को गंदी नजर से देखा और बोला कि लेवल इतना लो हो गया है कि उसे ऐसे कमजोर बंदे को पास करना पड़ रहा है। उसने अपने दिमाग में आइजैक वॉन रेनहार्ट की परफॉर्मेंस याद की, जो 20th स्टेज तक पहुंच गया था, और नोट किया कि पूरे ग्रुप में वही इकलौता है जिसमें थोड़ा पोटेंशियल दिख रहा है। उसने अपने टैबलेट को गहरी निराशा के साथ देखा और बोला कि इस ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं और रिक्रूट्स की क्वालिटी बिल्कुल नीचे गिर चुकी है। अचानक पास आते कदमों की आवाज से उसका ध्यान गया और उसने देखा कि सुबारू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो उसने अपने आप से ही कमेंट किया कि इस बंदे के नाम का बोझ उसकी शक्ल से बिल्कुल मैच नहीं करता। हुगा ने सुबारू से शक भरे टोन में उसकी सक्सेस की क्षमता पर सवाल उठाया, लेकिन सुबारू ने शांत तरीके से बस हाँ कर दी। और जैसे ही 2 गॉब्लिन्स जनरेट होने का नोटिफिकेशन आया, हुगा टेस्ट शुरू करने का सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसने अपने पास हवा का तेज झटका महसूस किया। सुपरवाइजर हैरानी से राइट तरफ मुड़ा और सोचा कि क्या कुछ अभी उड़कर उसके पास से गुजरा है। सुबारू खून के बीच खड़ा एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ था और खुद से कंफर्म कर रहा था कि 2 दिन इस बॉडी की लिमिट टेस्ट करना बिल्कुल सही डिसीजन था। उसने डिस्कवर किया था कि जिस बॉडी में वो जगह है उसमें उम्मीद से कहीं ज्यादा खास एबिलिटीज हैं। सिस्टम ने उससे नेक्स्ट चैलेंज के बारे में पूछा और उसने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी, ये बोलते हुए कि उसे जल्दी है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हुगा शॉक में मुंह खोल के देख रहा था जब उसने गॉब्लिन्स के सर हवा में उड़ते देखे। पूरा अरीना कटे फटे मॉन्स्टर्स की लाशों से भर गया और सुपरवाइजर हैरानी में सोचने लगा कि आखिर उसके सामने हो क्या रहा है। वो सुबारू के मूवमेंट्स को बहुत ध्यान से एनालाइज करने लगा और उसे समझ आया कि सुबारू तलवार बिना सोचे समझे नहीं चला रहा, बल्कि अटैक करने से पहले दुश्मन के मूव्स को 2 या 3 स्टेप आगे से पढ़ रहा है। हुगा को एहसास हुआ कि ये स्किल सिर्फ फेंसिंग तक सीमित नहीं है, और दिल ही दिल में उसने मान लिया कि वो खुद भी इतनी एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ मूव्स नहीं कर सकता। हुगा ने सुबारू के कॉन्फिडेंट स्माइल वाले चेहरे को देखा और धीरे से बोला कि ये लेवल तब तक मुमकिन नहीं है जब तक ये बंदा खुद सुबारू नारुकामी का अवतार न हो। सुबारू ठंडे दिमाग और गजब स्पीड के साथ गॉब्लिन्स का कत्ल करता रहा, हर तरफ खून उड़ रहा था। तब एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई जिसमें बताया गया कि 49th स्टेज क्लियर हो चुका है और फाइनल बॉस चैलेंज कंफर्म करने को पूछा गया। सुबारू की आंखें चमक उठीं, उसने चेहरे का पसीना पोंछा और बिल्कुल कैजुअली चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अचानक जमीन फट गई और एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकला, फ्लोर तोड़ता हुआ, बॉस के आने का ऐलान करता हुआ, और चट्टानें हर तरफ उड़ने लगी। सुपरवाइजर हुगा घबराकर चीखने लगा। सुबारू को रोकने की कोशिश करते हुए उसे बेवकूफ बोलता रहा और याद दिलाता रहा कि वो असली नारुकामी नहीं है जो ऐसा कुछ कर सके। उसने सख्त आवाज में वार्निंग दी कि अगर अपनी जान प्यारी है तो आगे मत बढ़ो। इसी बीच सुबारू पूरी तरह जमकर बैटलफील्ड के बीच खड़ा था, जहां हर तरफ गॉब्लिन्स भरे हुए थे और सामने उनका बहुत बड़ा लीडर खड़ा था। गॉब्लिन किंग अपनी भयानक ऑरा के साथ सामने आया, पिछले 49 स्टेजेस में हुए सैक्रिफाइसेस को महसूस करके गुस्से से जल रहा था। हुगा अपनी बेचैन चीखें जारी रखता है, सुबारू से मांग करता है कि देर होने से पहले सरेंडर कर दे और कहता है कि इस लेवल पर गॉब्लिन किंग से लड़ना सीधा पागलपन है। सुपरवाइजर के लिए ये पूरा सीन एक सुइसाइड मिशन था। वो जोर देकर बोलता है कि चाहे प्लेयर कितना भी स्किल्ड हो, वो अपने और मॉन्स्टर के बीच के भारी फिजिकल स्टैट्स के गैप को कभी पार नहीं कर सकता। सुबारू ये बात अच्छे से जानता था और उसे पता था कि उसके करंट स्टैट्स मॉन्स्टर के सख्त बॉडी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे।
फिर भी सुबारू पीछे हटने से मना कर देता है और अचानक अपनी तलवार हाथ से छोड़ देता है, उसे जमीन पर गिरने देता है। हुगा पागल हो जाता है सुबारू को अपना अकेला वेपन छोड़ते देखकर और हैरानी से सोचता है कि क्या ये बंदा पूरी तरह से दिमाग खो चुका है। तब वो दरिंदा एक जबरदस्त अटैक के साथ झपटा, लेकिन सुबारू ने शुरू से ही अरीना में कुछ अजीब नोटिस कर लिया था और उसे अपना फायदा बनाने का फैसला कर चुका था। बॉस अचानक रुक जाता है जब उसे महसूस होता है कि एक सुई उसकी टांग में घुस चुकी है। सुबारू जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ दिखाई देता है, हाथ में तेज सुइयों का सेट पकड़े हुए, और तंज भरी मुस्कान के साथ मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या वो हैरान है। सुबारू मॉन्स्टर को शर्त लगाने की पेशकश करता है कि पहले कौन गिरेगा, और धमकी देता है कि वो उसे छूने से पहले ही उससे छलनी बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा बना देगा। नीली एनर्जी से भरी नजरों के साथ सुबारू अपनी धमकी पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। बिजली की स्पीड से सुइयां छूटती हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट निशाने के साथ मॉन्स्टर की आंखों और चेहरे को चीर देती हैं, जिससे गॉब्लिन किंग के गले से दर्द भरी चीख निकल पड़ती है। अंधा हो चुका मॉन्स्टर गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी बड़ी कुल्हाड़ी को बिना देखे जमीन पर हर तरफ पटकता है, जबकि सुबारू फुर्ती से उसके आसपास घूमता रहता है और हर वार से बच जाता है। सुबारू जमीन पर उतरकर खड़ा होता है और अपने दुश्मन को ध्यान से देखने लगता है। अपनी यादों में घूमते हुए उसे घूमने वाली ताकत और उसका थ्रोइंग पावर से रिश्ता याद आता है और मिस रैना की वो बात याद आती है जब वो उसके गलत थ्रो करने पर उसे डांट रही थी और सिखाया था कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ लिया जाए तो फाउंटेन पेन जैसी चीज भी जानलेवा हथियार बन सकती है। सुबारू ने उन लेसन्स को पूरी तरह अप्लाई किया और मॉन्स्टर के वाइटल पॉइंट्स पर बिल्कुल सही निशाने के साथ वार किया, जैसे सीधा बीच में टारगेट लग रहा हो। बड़ा सा मॉन्स्टर लड़खड़ा गया, उसकी गर्दन से खून तेज बहने लगा और उसका पूरा बदन सुइयों से भरा हुआ था। सुबारू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था और खुद को समझा रहा था कि पावर रोटेशनल फोर्स के साथ प्रोपोर्शनल होती है और एक्यूरेसी हिचकिचाहट के उल्टे प्रोपोर्शनल होती है। दिल ही दिल में उसने माना कि ये सारे मूव्स रिया ने उसे सिखाए थे और बिना उसकी ट्रेनिंग के वो खुद भी इतनी सफाई से ये सब नहीं कर पाता। हुगा हैरानी से ये सब देख रहा था और उसे समझ आ रहा था कि गॉब्लिन की लाशें और जहरीली सुइयां पिछले स्टेजेस इसलिए गायब नहीं हुए थे क्योंकि टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ था, और हुगा शॉक में आ गया क्योंकि सुबारू ने इस सिस्टम मैकेनिक का फायदा उठाया जिसे सुपरवाइजर नॉर्मली ऑब्वियस मान लेता था। उसे समझ आया कि सुबारू सिर्फ फेंसिंग पर डिपेंड करके गॉब्लिन्स को काट नहीं रहा था, बल्कि थ्रोइंग टेक्निक्स का यूज करके अरीना से उठाए हुए छुपे हुए वेपन से उनके वीक पॉइंट्स को निशाना बना रहा था। हुगा के चेहरे से पसीना बहने लगा जब उसने सुबारू को जीनियस कहा, फिर खुद को सुधारा और सोचा कि जीनियस शब्द भी काफी नहीं है जो उसने अभी देखा। जब गॉब्लिन किंग अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तब उसका बहुत बड़ा शरीर एक भारी आवाज के साथ गिर पड़ा, लड़ाई के खत्म होने का ऐलान करते हुए, और इसी बीच सुबारू बिल्कुल शांत तरीके से आगे बढ़ा और अपनी तलवार उठा ली। सुबारू गॉब्लिन किंग की बेजान लाश के सामने खड़ा हुआ और शांति से बोला कि उसके दिल में उसके लिए कोई दुश्मनी नहीं है और फिर उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। तब सिस्टम मैसेजेस आए जिन्होंने बॉस की हार और ट्यूटोरियल प्रोग्राम का 50th स्टेज पहली बार क्लियर होने का ऐलान किया। सुबारू ने अपने माथे से पसीना पोंछा और शिकायत की कि इतने हाई लेवल मॉन्स्टर को ट्रेनिंग स्टेज में डालना कितना जालिम है, चाहे ये सिर्फ ट्यूटोरियल प्रोग्राम ही क्यों ना हो। अचानक और नोटिफिकेशंस आने लगे जिसमें उसका लेवल बढ़ने और क्रेडिट और अचीवमेंट पॉइंट्स मिलने का ऐलान था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्यूटोरियल शॉप ओपन हो गई जो सिर्फ इसी स्टेज में यूज हो सकती थी। सुबारू ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि उसके पास 2425 अचीवमेंट पॉइंट्स थे, इतनी बड़ी गिनती जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में भी कभी नहीं देखी थी। वो स्टोर ब्राउज करने लगा और देखा कि नॉर्मल टूल्स की प्राइस 5 से 200 पॉइंट्स के बीच थी, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स बचे हुए थे। तब उसकी नजर अननोन डीमन स्वॉर्ड पर पड़ी। ये एक रेयर वेपन था जिसका दाम 1000 पॉइंट्स था, जो यूजर की हेल्थ और सॉइल को कंज्यूम करके कटिंग पावर बढ़ाता था और जो एक फेल्ड मैजिक ब्लैकस्मिथ ने बनाई थी। सुबारू को ये ऑफर काफी टेम्पटिंग लगा, लेकिन उसे याद आया कि उसकी लाइटनिंग स्किल भी हेल्थ कंज्यूम करती है, इसलिए ये स्वॉर्ड यूज करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था। फिर उसकी नजर होली स्वॉर्ड मिरांडा पर गई जिसका दाम 1400 पॉइंट्स था, जो फटीग कम करती है और लड़ाई का टाइम बढ़ा देती है। सोचते हुए कि उसे डेमोनिक स्वॉर्ड नहीं बल्कि सेफ्टी चाहिए, सुबारू गहरी उलझन में पड़ गया कि डेमोनिक स्वॉर्ड की डिस्ट्रक्टिव पावर चूज करे या होली स्वॉर्ड की सेफ्टी, क्योंकि उसे दोनों ही परफेक्ट चॉइस नहीं लग रही थी। वो अपने इनिशियल पॉइंट्स खर्च करने के लिए समझदारी भरा फैसला लेने की कोशिश में खड़ा रहा। जब उसने लिस्ट और नीचे स्क्रॉल की तो उसे पता चला कि और भी नीचे स्क्रॉल हो सकता है, और तब उसकी नजर एक F रैंक स्किल पर पड़ी जिसका नाम वेज ऑफ ग्रीड था, जिसका दाम 1400 पॉइंट्स था और जिसका इफेक्ट ये था कि यूजर के यूज किए गए स्किल्स और टूल्स के साइड इफेक्ट्स को दबाना। हैरानी के मारे सुबारू के चेहरे से पसीना बहने लगा, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी स्किल नहीं देखी थी जिसका ऐसा इफेक्ट हो। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये स्किल डेमोनिक स्वॉर्ड के नेगेटिव इफेक्ट्स को रोक सकती है और शायद उसकी अपनी लाइटनिंग स्किल के साइड इफेक्ट्स को भी। बिना एक पल सोचे उसने रिस्क लेने का फैसला किया और वेज ऑफ ग्रीड और अननोन डीमन स्वॉर्ड दोनों खरीद ली। अपने ज्यादातर पॉइंट्स खर्च करके उसने डेमोनिक स्वॉर्ड समन की और टेस्ट की और पाया कि स्किल और वेपन के बीच की सिनर्जी बिल्कुल परफेक्ट है जैसे उसने सोचा था, और उसे सिर्फ एक स्किल पर डिपेंड करने से काफी बेहतर लगा। सुपरवाइजर हुगा ने बीच में टोककर उसकी चॉइस और आइटम कंपैटिबिलिटी की तारीफ की, लेकिन साथ ही ये भी बोला कि सुपरवाइजर होने के नाते वो इस चॉइस को समझ नहीं पा रहा। हुगा ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि उसने वो खास स्किल क्यों चुनी, क्योंकि उसके हिसाब से वो बेकार और इनइफेक्टिव थी। सुबारू ने बोर होते हुए सांस भरी और पूछा कि क्या वो हर छोटी डिटेल एक्सप्लेन करे।
सुबारू के टोन से हुगा गुस्सा हो गया तो सुबारू कांप गया, डर का नाटक करते हुए माफी मांगी और बोला कि फॉर्मल तरीके से बात करना मुश्किल होता है। हुगा थोड़ा शांत हो गया और सोचा कि एग्जाम के बाद थकान की वजह से सुबारू ऐसा बिहेव कर रहा है और बोला कि इस बार वो बात जाने देगा। सुबारू ने उस बूढ़े सुपरवाइजर को देखा और अपनी यादें याद करते हुए समझा कि पास्ट का वो नाक बहने वाला बच्चा आज एग्जाम का सुपरवाइजर बन चुका है। उसी वक्त उसे याद आया कि एक टाइम पर हुगा नाम का एक लड़का शिली के पास आया था, बोलता हुआ कि वो सुबारू का फैन है और उससे ऑटोग्राफ मांगा था। सुबारू ने माफी मांगी कि उसके पास कोई सिग्नेचर नहीं है, तो उस लड़के ने सिर्फ अपना नाम लिखने को कहा जो सुबारू ने लिख दिया। हुगा ने उस मौके का फायदा उठाकर अपने टाइम के मुकाबले आज की जनरेशन के मॉरल्स पर लेक्चर शुरू कर दिया, यूथ को एरोगेंट बताते हुए, जबकि सुबारू सोच रहा था कि टाइम बदल चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर पर बचे हुए बालों की गिनती भी बदल चुकी है। सुपरवाइजर के दिमाग का फ्यूज उड़ गया। हुगा गुस्से से पागल हो गया जब सुबारू बिना पिछला सवाल का जवाब दिए चला गया, एग्जाम कॉन्फिडेंशियलिटी का बहाना बनाकर। सुपरवाइजर उस पर इल्जाम लगाता रहा कि वो इंटरनेट से ऊपर ऊपर की जानकारी लेकर आया है। हुगा उसके पीछे चीखता रहा, धमकी देता हुआ कि वो खुद उसे तमीज सिखाएगा। फिर उसने सिचुएशन संभालने की कोशिश की और सुबारू को चिवलरी गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर दिया, लेकिन सुबारू ने हाथ हिलाते हुए तुरंत और सीधा मना कर दिया। हुगा इस बात से हक्का बक्का रह गया कि एक सुपरवाइजर के रिक्रूट करने की कोशिश को किसी ने इतनी सीधी तरह रिजेक्ट कर दिया, और उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ गई जिसमें पूछा गया कि क्या वो सेकंड फ्लोर पर जाना चाहता है। सुपरवाइजर हुगा ने सुबारू को पकड़ने की कोशिश की, उसे रुकने के लिए चीखता रहा, लेकिन सुबारू ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और गायब हो गया, बूढ़े को कंफ्यूजन में छोड़कर। हुगा अकेला खड़ा रह गया और उस लड़के के बिहेवियर पर अपनी गहरी निराशा जताता रहा। इसी बीच सुबारू सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुका था और उसके पैर सिटी ऑफ बिगिनिंग्स की जमीन पर पड़े। शहर जिंदगी और हलचल से भरा हुआ था, जहां वेंडर्स की आवाजें गूंज रही थीं, रून टेरा के डीप सी रैग्स और स्पेशल सूखा हुआ मीट जैसे अजीब सामान बेचते हुए। सुबारू भीड़ के बीच चलता हुआ अलग अलग चीजों को नोटिस करता है, मरमर सिल्क से लेकर अर्थ लेदर जैकेट्स तक। इस जगह पर सच में वापस आने का एहसास होते ही उसे अंदर से समझ आ गया कि उसने एक ऐसा रेयर मौका हासिल किया है जो आमतौर पर किसी को नहीं मिलता, एक दूसरा चांस। और क्योंकि वो पहले भी ये सब देख चुका था, उसने डिसाइड किया कि इस बार चीजों को और बेहतर तरीके से हैंडल करेगा। उसे अपने पुराने साथी याद आए जो आग के पास बैठकर बातें किया करते थे, और उसने खुद से कसम खाई कि उन सब का बदला लेगा, और उस भयानक अंजाम का भी जो उन सबको एक साथ ले डूबा था। सुबारू ट्रेनिंग बिल्डिंग की तरफ बढ़ा और अपनी नई स्किल्स और इक्विपमेंट टेस्ट करने के लिए एक प्राइवेट रूम मांगा। वहां का बूढ़ा एम्प्लॉय बोटोन में पूछता है कि वो कौन से फ्लोर से आया है। सुबारू ने छोटा सा जवाब दिया कि वो अभी ऊपर चढ़कर आया है। ट्रेनिंग बिल्डिंग ऐसी जगह है जहां लोग रोज आते जाते रहते हैं। एम्प्लॉय ने हाथ से कॉरिडोर की तरफ इशारा करके रूम नंबर 1 सजेस्ट किया, जिसमें एक भूसा वाला डमी होता है, और बोला कि ये उसके लेवल के लिए सबसे सही है। लेकिन सुबारू ने रूम नंबर 5 मांगकर उसे हैरानी में डाल दिया, जिससे एम्प्लॉय ने उसे बहुत शौक नजरों से देखा। एम्प्लॉय ने ईमानदारी से वार्निंग दी कि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करना है और उसे पहले रूम पर ही रहने की सलाह दी। लेकिन सुबारू ने उसकी चिंता के लिए शुक्रिया कहा और 30 मिनट के लिए 5th रूम बुक करने पर जिद की। सुबारू ने 50 क्रेडिट्स दिए और कॉरिडोर में आगे बढ़ गया, जबकि एम्प्लॉय पीछे से चीख कर बोलता रहा कि अगर बीच में छोड़ कर गया तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, और उसे वान्नाबी हीरो कहकर ताना मारता रहा। रूम सिस्टम में जैसे जैसे रूम नंबर बढ़ता था, डिफिकल्टी भी बढ़ती जाती थी। जहां पहला रूम ट्रेनिंग डमीज का था और तीसरे रूम में बड़े बड़े पत्थर होते थे, इसलिए एक बिगिनर को मुश्किल रूम्स की तरफ जाते देखकर लोगों का तंज भरी नजर से देखना बिल्कुल नॉर्मल था। सुबारू ने लोहे का दरवाजा अपने पीछे बंद किया और अंधेरे में शुरू करने के लिए तैयार हो गया। उसने अननोन डीमन स्वॉर्ड निकाली जो लाल रोशनी छोड़ रही थी, और सिस्टम ने तुरंत यूजर को पहचान लिया। अचानक तलवार से भरी लाल एनर्जी फूट पड़ी और सुबारू की हेल्थ और मैजिक को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, ताकि उसकी फिजिकल ताकत को कुछ वक्त के लिए जबरदस्ती बढ़ाया जा सके। लेवल 1 की वेज ऑफ ग्रीड स्किल तुरंत एक्टिवेट हुई, ताकि तलवार के भयानक रिकॉइल को रोका जा सके और थोड़ी सी हेल्थ वापस लाए, लेकिन ये रेजिस्टेंस पूरी तरह इफेक्ट को ब्लॉक नहीं कर पाई और सुबारू को हल्का सा थकान महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि स्किल का पहला लेवल इसको झेलने के लिए काफी कमजोर है, और तलवार उसकी जिंदगी को लालच से पीती रही, और जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज हेल्थ के लॉस के साथ डबल होती गई। सुबारू ने दांत भींचे और समझा कि ये इस वक्त उसकी मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन ये सब उसकी उम्मीद के अंदर ही था, और बिना एक पल सोचे उसने तुरंत वेज ऑफ ग्रीड स्किल को अपग्रेड करने के लिए 10,000 क्रेडिट्स खर्च कर दिए। स्किल लेवल 2 पर अपग्रेड हो गई और अगला लेवल 20,000 क्रेडिट्स मांगता था। अपग्रेड हुई स्किल ने तलवार के रिकॉइल को कुछ हद तक रोक लिया, पहले से ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया, और भले ही तलवार अभी भी उसकी हेल्थ कंज्यूम कर रही थी, लेकिन मिलने वाली ताकत इतनी भयानक हो चुकी थी कि सुबारू ने अपने एक्सपेरिमेंट की सफलता का ऐलान कर दिया। सुबारू उछलकर ऊपर कूद गया, चमकती हुई तलवार उठाते हुए, और बोला कि अब इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। बाहर एम्प्लॉय नींद से लड़ रहा था, और अपने शांत ऑफिस में बॉर्डम और नींद से लड़ते हुए अचानक रूम नंबर 5 का दरवाजा खुला और सुबारू बाहर निकला, जिससे एम्प्लॉय वहीं का वहीं कांप गया। डर के मारे सोचने लगा कि क्या वो अभी भी सपना देख रहा है, या जो देख रहा है वो सिर्फ हैलुसिनेशन है।
बूढ़ा एम्प्लॉय रूम नंबर 5 के सामने खड़ा हो गया, चेहरे पर कंफ्यूजन के साथ खुद से बोलता हुआ कि वो बंदा सिर्फ 10 मिनट ही अंदर था। उसने नॉक किया और आवाज लगाई, ड्रीम बॉय, ताकि चेक कर सके। फिर धीरे से दरवाजा खोला और जो देखा उससे ऐसा शॉक लगा कि आवाज ही निकलना बंद हो गई और आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा रूम तबाह हो चुका था, दीवारों में दरारें थीं और जो बड़ा पत्थर ट्रेनिंग के लिए रखा था वो भी इतनी भयानक प्रिसीजन के साथ 2 टुकड़ों में कटा हुआ था, जिससे वो हैरानी में सोचने लगा कि आखिर यहां हुआ क्या। दूसरी तरफ सुबारू अपने होटल रूम में उठता है, जम्हाई लेता हुआ। सोचता है कि वो कितनी देर सोया होगा, क्योंकि बॉडी में अभी भी थोड़ी अकड़ सी लग रही थी। वो होटल लॉबी में बैठकर कॉफी पीते हुए कर्स्ड स्वॉर्ड के साथ किए गए अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचता है। उसे समझ आता है कि अगर ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड होती तो नतीजे बहुत खतरनाक होते, लेकिन फिजिकल बर्डन काफी कम हो चुका था और वो तलवार की पावर निकालने में कामयाब रहा। वो अपना स्टेटस विंडो देखता है जिसमें उसका लेवल 10 और नॉर्मल सी फिजिकल स्टैट्स दिख रही होती हैं, और मानता है कि नॉर्मली वो इस मैजिक स्वॉर्ड को उठा भी नहीं पाता, यूज करना तो दूर की बात थी। सुबारू को ट्रेनिंग का वो पल याद आता है, और ये भी कि वेज ऑफ ग्रीड स्किल और स्वॉर्ड के बीच की सिनर्जी बिल्कुल परफेक्ट थी, मतलब उसकी स्ट्रैटेजी कामयाब रही। कॉन्फिडेंस वाली मुस्कान के साथ वो सोचता है कि अगर इस मिक्स में लाइटनिंग एलिमेंट भी जोड़ दिया जाए तो और भी जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन फिर कड़वी सच्चाई से टकरा जाता है जब वो अपना बचा हुआ बैलेंस देखता है, जो 50 से ज्यादा नहीं था, जबकि स्किल अपग्रेड करने के लिए 20,000 क्रेडिट्स चाहिए थे, और उदासी से सोचता है कि क्या ये बॉडी पूरी जिंदगी ही इतनी गरीब रही है। सुबारू दुखी होते हुए सांस भरता है, सोचता है कि उसकी हालत यहां तक गिर गई है कि अब बैलेंस मैनेजमेंट की टेंशन लेने लगी है। फिर खुद को ये कहकर तसल्ली देता है कि मौत के बाद दोबारा जिंदा होना इस सब को जस्टिफाई करता है। तभी अचानक एक तेज आवाज सबको ग्रीट करते हुए उसकी सोच तोड़ देती है। वो पलट कर देखता है तो एक लड़का जिसके सर पर बिल्ली जैसे कान लगे होते हैं लाइव स्ट्रीम शूट कर रहा होता है। सेकंड फ्लोर की अपनी एक्सपेडिशन और न्यूबी के दिनों की यादों के बारे में फुल एक्साइटमेंट से बोल रहा होता है। स्ट्रीम स्क्रीन पर 1000 क्रेडिट्स का डोनेशन नोटिफिकेशन आता है, जिससे उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। स्ट्रीमर खुशी मना ही रहा होता है कि कॉफी अपने ऊपर गिरा लेता है, लेकिन कैमरा के सामने ओवर एक्टिंग वाली काइंडनेस दिखाता है और डोनेट करने वाले को थैंक यू बोलता है। सुबारू ये सब देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या ये बंदा थोड़ा सा पागल है। वो अपना टैबलेट खोलकर लाइव स्ट्रीमिंग एरा के बारे में पढ़ता है और समझता है कि हर 3 में से 1 प्लेयर पॉइंट्स कमाने के लिए ये काम शुरू कर चुका है। तब सुबारू को रियलाइज होता है कि जो उसने अभी देखा वो डोनेशन के लिए लाइव स्ट्रीम था, और अचानक उसे अपना नाम पुकारने वाली एक पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो एक शानदार कपड़ों में सजा हुआ एक बंदा उससे पूछता है कि क्या वो भी ऊपर चढ़कर आया है। वो बंदा पास आता है, बोलता है कि इतना कोइंसिडेंस अजीब है, और फिर उससे पूछता है कि वो कहाँ रहता है। उसी पल सुबारू के बॉडी में एक अजीब सी रिएक्शन होती है, जो उसे गुस्सा नहीं लगती बल्कि एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन जैसी होती है, जैसे हल्की सी थ्रिल, जिससे वो अंदाजा लगाता है कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर का इस बंदे के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था। वो बंदा ऊपर से देखते हुए टोन में वार्निंग देता है कि जब वो बात करे तो उसे इग्नोर न करे, क्योंकि उसे लग रहा है जैसे वो खुद से ही बात कर रहा हो। सुबारू उससे घूरते हुए कंफर्म करता है कि जो फीलिंग उसके अंदर उठ रही है वो सिर्फ डिस्कंफर्ट नहीं बल्कि कुछ और गहरा है, जो यादों के साथ खुलने लगता है, और थोड़े टेंस टोन में जवाब देता है कि वो अभी अभी ऊपर चढ़ा है। उस बंदे का नाम आइजैक होता है, जो तंज भरी मुस्कान के साथ बोलता है कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सुबारू जैसा कमजोर बंदा ट्यूटोरियल पास कर लेगा, जबकि आइजैक को लगा था कि सुबारू किसी गॉब्लिन के हाथों मर जाएगा। ओरिजिनल सुबारू होसोई की यादें बाढ़ की तरह वापस आ जाती हैं। सुबारू को अब वो सीन बिल्कुल साफ याद आ जाता है जहां वो कांपता हुआ डरा हुआ आइजैक के सामने खड़ा था, और आइजैक ठंडे टोन में उससे उसके बिहेवियर का रीजन पूछ रहा था। यादों में आइजैक उसे बुरी तरह डांट रहा होता है, कहता है कि सीधा चेहरा बनाकर उसे शांत करने की कोशिश मत करो। दर्द भरी यादें आगे बढ़ती रहती हैं, जहां आइजैक ओरिजिनल सुबारू का इंसल्ट कर रहा होता है। बोलता है कि उसका नाम सुनकर ही उसे इरिटेशन होती है, और वो इतना निकम्मा है कि सीधी सी इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो नहीं कर सकता, और उस पर इल्जाम लगा रहा होता है कि अपने आप को अनाथ दिखाकर और खाली दिमाग होने का शो ऑफ कर रहा है। यादों में सुबारू रोता हुआ दिखाई देता है और अपनी बात जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि जो क्रेडिट उसने दिया था वो काफी नहीं था, लेकिन आइजैक ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे एक जबरदस्त घूंसा मारा, जो उसे जमीन पर गिरा देता है। साथ ही ऑर्डर देता है कि उसे जवाब न दे और उसे कचरा बोलता है। आइजैक तंज भरे अंदाज में बोलता है कि जिस बॉक्स में वो छुपा रहता है अब वही उसका घर है। वो गंदी सी मुस्कान के साथ सुबारू को धमकी देता है और वार्निंग देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बॉक्स से बाहर ना निकले, और इशारा करता है कि अगर ऑर्डर तोड़ा तो बहुत बुरा अंजाम होगा। सुबारू को वो पल कड़वेपन के साथ याद आते हैं और वो सोचता है कि कौन सा बेवकूफ ऐसा होता है जो मार और बेइज्जती चुपचाप झेल लेता है। अब उसे समझ आता है कि ओरिजिनल बॉडी का ओनर कचरे के कंटेनर में क्यों छुप कर रहता था। तब आइजैक फिर से अपनी बड़ाई शुरू करता है, बताता है कि कैसे उसने 20 स्टेजेस क्लियर करके अपने बाप का रिकॉर्ड तोड़ दिया और कैसे सुपरवाइजर हयुगा उसकी तारीफ करता है। वो ये भी शो ऑफ करता है कि उसे रिवॉर्ड में एक बी रैंक स्किल मिली है, और दावा करता है कि ट्यूटोरियल में ये सबसे ऊपर का रैंक होता है, फिर बदतमीजी से कॉफी मांगता है। सुबारू ठंडे टोन में जवाब देता है कि वो जा रहा है और आइजैक की बकवास को इग्नोर कर देता है। आइजैक हुक्म चलाने वाले अंदाज में उसे रोकता है और कहता है कि वापस आते वक्त सस्ती कॉफी ले आना।
सुबारू बोर होकर सांस भरता है, जो आइजैक को गुस्सा दिला देता है क्योंकि उसे अपने हमेशा मानने वाले फॉलोवर के बिहेवियर में बदलाव दिख जाता है। आइजैक डरावने चेहरे के साथ पूछता है कि आजकल उसे क्या हो गया है और वो घूर क्यों रहा है, और तंज करता है कि कहीं उसकी सोल बदल तो नहीं गई। सुबारू बिल्कुल ठंडे और पक्के अंदाज में बोलता है कि उसके पास क्रेडिट नहीं है और आइजैक को बोलता है कि अपनी कॉफी खुद खरीद ले, फिर जाने लगता है। आइजैक नीचे और धमकी भरी आवाज में उसे बैठने का ऑर्डर देता है, लेकिन सुबारू मना कर देता है। दिल ही दिल में माफी मांगता है कि अभी ओरिजिनल बॉडी के ओनर का बदला लेने का टाइम नहीं है, पर आइजैक को सीरियस वार्निंग देता है कि उसके रास्ते में ना आए। अचानक आइजैक सुबारू का हाथ जोर से पकड़ लेता है, उसे धमकी देता है और भागने वाले कचरे के अंजाम याद दिलाता है। सुबारू तीखी नजर से देखकर उसे बोलता है कि अपने भले के लिए उसका हाथ छोड़ दे। आइजैक और जोर से पकड़ता है और उसे घमंड न दिखाने की वार्निंग देता है। उसका नाम सुबारू गंदी टोन में लेता है। सुबारू को समझ आ जाता है कि भीड़ भरी जगह पर हंगामा करना उसके फायदे में नहीं होगा। तब अचानक आइजैक जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि वो तो बस पुराने दिनों की तरह सुबारू को डरा रहा था, मजाक कर रहा था। वो सुबारू का हाथ छोड़ देता है और कहता है कि वो अभी भी वही डरा हुआ छोटा सा फ्राई है। आइजैक मजाक उड़ाता रहता है और अंदाजा लगाता है कि सुबारू ने ट्यूटोरियल बड़ी मुश्किल से पास की होगी। सुबारू चुपचाप उसे देखता रहता है और महसूस करता है कि उसकी बॉडी अभी भी डर के इंस्टिंक्ट पर रिएक्ट कर रही है। आइजैक पास आता है और गंदी नजर से पूछता है कि क्या वो उससे लड़ने का सोच रहा है। फिर अपने बाप के इन्फ्लुएंस का जिक्र करता है और बोलता है कि वो उसे चुपचाप गायब भी करवा सकता है। आइजैक घमंडी हंसी के साथ वहां से चला जाता है और अपने माई फ्रेंड को संभल कर रहने की सलाह देता है। सुबारू गुस्से से उबलता हुआ वहीं खड़ा रहता है और माई फ्रेंड शब्द को तंज और कड़वाहट के साथ दोहराता है। सीन बदलकर टावर के ग्रोथ सिस्टम को समझाता है, जिसमें दो मेन तरीके बताए जाते हैं। पहला तरीका वर्चुअल स्पेस में टावर ट्रायल्स क्लियर करना होता है, जहां प्लेयर्स रिलेटिवली सेफ रहकर पावर और रिवॉर्ड्स हासिल करते हैं और हारने पर सिर्फ क्रेडिट और प्रोग्रेस का लॉस होता है, असली मौत का खतरा नहीं होता। दूसरा तरीका रियल वर्ल्ड में हंटिंग का होता है, जहां प्लेयर्स सेफ जोन्स के बाहर या डंजन्स में मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं। हंटिंग से ग्रोथ काफी तेज होती है, लेकिन रिस्क बिल्कुल असली और जानलेवा होता है। हंटिंग ग्राउंड्स में मौत का मतलब होती है असली और फाइनल डेथ, जहां मॉन्स्टर्स बिना रहम के प्लेयर्स को खा जाते हैं। इसी वजह से ज्यादातर प्लेयर्स अपनी जान के डर से हंटिंग से दूर रहते हैं और वर्चुअल सेफ्टी को चूज करते हैं। इसी बीच अंधेरा और डरावना ऑक नेस्ट का एंट्रेंस दिखाया जाता है। चाहे रियल वर्ल्ड हंटिंग ग्रोथ के लिए फास्ट हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। सुबारू एक बड़े मॉन्स्टर की लाश के सामने थका हुआ बैठा होता है और समझ जाता है कि सेफ्टी का मतलब स्लो प्रोग्रेस है और डेंजर का मतलब स्पीड। वो मरे हुए मॉन्स्टर को थकी हुई मुस्कान के साथ देखकर इस कड़वी सच्चाई को खुद के लिए कंफर्म करता है। फिर वो अपना टैबलेट निकालकर न्यूज चेक करता है और शॉक हो जाता है जब वो किसी को अपनी नकल करते हुए लाइव स्ट्रीम में देखता है। वो नकली बंदा उस जैसा मास्क पहने होता है और 80,000 से